वेलकम एवरीवन। तो आज है अपना पॉलिटी का फोर्थ लेक्चर, जो कि आज हम काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, जो कि है अपना फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो जो अपना जो फंडामेंटल राइट्स है, पहले तो ये हमने यूएसए से लिया हुआ है। ठीक है, तो पहली बात ये देख लेते भाई फंडामेंटल राइट्स होते क्या है। तो जो ये फंडामेंटल राइट्स है ये मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट राइट्स है कि मतलब इतने इम्पोर्टेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने इसके लिए मतलब एकदम सेपरेटली इसके लिए प्रोविजंस बनाए इनके लिए। ठीक है, ताकि कोई इनको वायलेट ना कर सके, ना कोई पर्सन इंडिविजुअल और ना ही गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट है अपने लिए। ठीक है, ये बात समझ लेना। और जो अपने फंडामेंटल राइट्स है इसी को हम जो यूके है, यूके में इसको अपने मैग्ना कार्ट्स कहते हैं। ठीक है, क्लियर इतनी बात। और फंडामेंटल राइट हमने यूएसए से लिया है, ये बता दिया मैंने आपको। तो भाई अब देखते हैं कि भाई अपने जो फंडामेंटल राइट्स है और जो अपने ये ऑर्डिनरी राइट्स है, इन दोनों के बीच में फ़र्क क्या है। ठीक है, तो अपना जो ये फंडामेंटल राइट्स है इसको खुद अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, वो खुद इसको मतलब क्या बोलते हैं प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट करने की मतलब गारंटी लेता है। ठीक है, और वही दूसरी जगह जो अपना जो ऑर्डिनरी जो राइट्स है अपने, ठीक है, वो अपने इन्फोर्स बाय द ऑर्डिनरी लॉ के द्वारा मतलब इन्फोर्स किए जाते हैं, उनके द्वारा मतलब प्रोटेक्ट भी किए जाते हैं। ठीक है, और जो अपने जो ऑर्डिनरी जो लॉस है, ठीक है, उनको अगर हमको अमेंड करना है, कुछ भी चेंज करना है, तो हम कोई मतलब ऐसे नॉर्मल प्रोसेस है, ऑर्डिनरी प्रोसेस है, उसको अमेंड कर सकते हैं हमको। ठीक है, उसको चेंज वगैरह कर सकते हैं। लेकिन अगर हमको अगर फंडामेंटल राइट्स को अगर कुछ चेंज करना है उसके अंदर, ठीक है, तो वो हमको कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा करना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा उसमें अमेंड लाना पड़ेगा और उसी से वो चेंज होगा, वो भी मतलब स्पेशल मेजोरिटी के साथ में। ठीक है, क्लियर है इतनी बात कि भाई ऑर्डिनरी राइट्स और फंडामेंटल राइट्स में क्या डिफरेंस आ जाता है। फिर अपने देखते हैं भाई कि कुछ फीचर्स देख लेते हैं फंडामेंटल राइट्स के। तो इसमें बस इतना लिखा हुआ है कि जो अपना फंडामेंटल राइट्स है ये अपने को काफ़ी मतलब ऐसे स्वतंत्रता देता है, फ्रीडम तो देता है, लेकिन मतलब ऐसा भी नहीं कि मैं एकदम ये अनलिमिटेड है अपने पास। ठीक है, कि मतलब इसका मतलब जैसा हमको जिस प्रकार से इसको यूज़ करना है उस प्रकार से हम यूज़ कर सकें, ऐसा भी नहीं है। इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है। ठीक है, कि भाई आप इतने लिमिट में ही कर सकते हो। आपके फंडामेंटल राइट्स आपके राइट्स तब तक है जब तक कि मतलब किसी और के फंडामेंटल राइट्स वायलेट नहीं हो रहे। ठीक है, क्लियर इतनी बात। और इसमें ये लिखा हुआ है कि जो स्वयं जो अपनी गवर्नमेंट है वो भी मतलब इसको वायलेट नहीं कर सकती। ठीक है, उसको हाँ, लेकिन एक बात ये भी है कि जो अपनी गवर्नमेंट है तो वो चाहे तो मतलब इसको कुछ टाइम के लिए हटा सकती है। जैसे अपने कुछ इमरजेंसी अगर लगा देती है गवर्नमेंट, तो उस इमरजेंसी के दौरान आपके कुछ फंडामेंटल राइट मतलब तुरंत मतलब हट जाते हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। फिर अपने कुछ बेसिक पॉइंट देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात तो ये कि जब अपना जो ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना, तब ओरिजिनली अपने पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे। ठीक है, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि एक लॉ को हटा दिया, तो अभी फिर अपने पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। तो ये भी देखेंगे हम कि कौन से 6 है और कौन सा एक है वो जो हट गया है। ठीक है, तो ये हमने यूएसए से लिया हुआ, ये मैंने बता ही दिया। और फंडामेंटल राइट्स को अपने यूएसए में बिल ऑफ द राइट्स कहते हैं। ठीक है, क्लियर इतनी बात। और जो अपने जो ये फंडामेंटल राइट्स है ये अपने पार्ट 3 में देखे जाते हैं। और जो फंडामेंटल राइट्स है ये आर्टिकल 12 से लेके 35 के बीच में है। ठीक है, और जो अपना ये फंडामेंटल राइट्स है इसी को कॉन्सेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, ये तो हम पिछले लेक्चर में भी देख चुके हैं। तो क्लियर इतनी बात। तो भाई जो अपने जो ये 6 फंडामेंटल राइट्स है वो कुछ इस प्रकार से है। अब सबसे पहले अपना आता है राइट टू इक्वलिटी। ठीक है, जो कि अपने आर्टिकल 14 से लेके 18 में है। फिर उसके बाद अपना आता है राइट टू फ्रीडम, जो कि जिसके बारे में आर्टिकल 19 से 22 में लिखा हुआ है। और फिर अपना आता है राइट अगेंस्ट द एक्सप्लोटेशन, जिसकी बात आर्टिकल 23 और 24 करता है। फिर अपना आता है ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियंस, तो ये अपना 25 से 28 आर्टिकल के बीच में आता है। और कल्चर एंड एजुकेशन राइट अपना 29 और 30 वाले आर्टिकल में है। और उसके बाद जो सबसे अपना इम्पोर्टेंट है ये है अपना आर्टिकल नंबर 32, जो कि है अपना राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। ठीक है, क्लियर इतनी बात। तो ये कुछ 6 अपने आर्टिकल है प्रेजेंट टाइम में। तो ये जो 32 वाला आर्टिकल है ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर अपने जो भी ये जो फंडामेंटल राइट्स है इनका अगर वायलेट होते हैं ये सब, ठीक है, तो फिर हम उसको मतलब उसके लिए हम डायरेक्ट अपने सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, न्याय के लिए। तो वही अपना आर्टिकल 32 बोलता है। क्लियर इतनी बात। ये तो जो ये हो गए अपने 6 आर्टिकल जो कि अपने पास
प्रेजेंट टाइम में है, ठीक है। और जो आर्टिकल हटा है वो है अपना राइट टू प्रॉपर्टी वाला आर्टिकल, ठीक है। पहले ये अपना फंडामेंटल राइट था और अभी ये सिर्फ अपना एक क्या बोलते हैं लीगल राइट रह गया है, ठीक है। तो इसको हमने 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से इसको हटाया, ठीक है, 1978 में। क्लियर है इतनी बात। पार्ट 3 में से इसको हटा दिया। और बात करें कि भाई इसको हटा तो दिया, तो ये था किस चीज़ में, तो अपना पार्ट 3 में जो अपना आर्टिकल 19(1)(f था उसमें भी था इसकी बात की गई थी, और जो अपना आर्टिकल 31 था उसमें भी सेम इसके बारे में बात की गई थी, अपने राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में। क्लियर इतनी बात। और अभी जो प्रेजेंट के टाइम में अपना जो ये आर्टिकल है राइट टू प्रॉपर्टी, ये अपने पार्ट 12 में है, जो कि अपना लीगल राइट है, बता ही दिया मैंने आपको। और अपना आर्टिकल 300A में है, ठीक है। तो ये याद रखना कि 300A है अपना राइट टू प्रॉपर्टी। क्लियर है इतनी बात। अब जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि जो अपने फंडामेंटल राइट्स वगैरह है ये, ठीक है, ये तो ये आप देख रहे हो कि भाई ये 14 से चालू हो रहे हैं, 32 पे ख़त्म हो गए, ठीक है। तो अपने बात आती है कि भाई ये 14 से चालू है, 32 पे ख़त्म हो गए, तो बाकी के कहाँ चले गए, ये 12, 13 हो गया, 33 वगैरह, ठीक है। तो वो है मतलब वो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन देते हैं, ठीक है। जैसे कि अपने देखते हैं भाई अपना आर्टिकल 12 के बारे में। तो जो अपना आर्टिकल 12 है वो मतलब डिफाइन करता है कि भाई स्टेट क्या है, ठीक है। यहाँ पे जो ये वर्ड है स्टेट है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई ये राज्य की बात कर रहा है कि राजस्थान या गुजरात या मध्य प्रदेश या यूपी, ऐसे कोई स्पेसिफिक ऐसे राज्य की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे। यहाँ पे इसने बोला है जो स्टेट है अपना, ठीक है, ये स्टेट क्या मतलब है कि मतलब गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ द ईच ऑफ द स्टेट एंड लोकल एंड अदर अथॉरिटीज़। अदर अथॉरिटीज़ में अपना कौन सा आ जाता है, अपने जो पंचायत म्यूनसिपालिटी जाती है ये सब। तो इसने बोला है कि अपना जो भी गवर्नमेंट के जितने भी मतलब ऑफिस हो गए, पार्लियामेंट हो गई, ठीक है, जितने भी जो भी मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं, सरकारी चीज़ें हैं, वो सब अपने स्टेट के अंदर ही आती है, ठीक है। तो वही बात इसमें बताई कि क्या क्या चीज़ अपने स्टेट में आती है। क्लियर है इतनी बात। फिर अपने जैसे मैंने बता दिया कि अदर अथॉरिटीज़ में अपनी पंचायत और म्यूनसिपालिटी जाती है। क्लियर है। और साथ ही साथ अपने जो ये LIC और ONGC वगैरह है ना, ये भी अपना स्टेट के अंदर ही आता है, ठीक है, इसको भी हम स्टेट ही कहेंगे। क्लियर है इतनी बात। जितने भी मतलब गवर्नमेंट चीज़ें हैं वो सब अपने स्टेट के अंदर ही आएगी। क्लियर है इतनी बात। फिर अपना आता है भाई आर्टिकल 13 क्या, आर्टिकल 13 क्या बोलता है, ठीक है। तो जो अपना आर्टिकल 13 है ये ऐसा बोलता है कि जो भी अपना इस ये तो अपना जो देख रहे हो ना ये वर्डिंग, ये सेम टू सेम अपने कॉन्स्टिट्यूशन से उठाई हुई वर्डिंग है, ठीक है। तो इसको थोड़ा समझने में थोड़ा बहुत डिफ़िकल्टी हो सकती है। तो सिंपल भाषा में ये इतना बोल रहा है कि जो अपने देश आज़ाद होने से पहले जो भी मतलब लॉज वगैरह थे, ठीक है, तो वो सारे लॉज वगैरह जो भी थे वो अभी मतलब ऐसे वो लॉ अभी मान्य नहीं होंगे जो भी अपने फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेंगे, ठीक है। मतलब ऐसे कोई भी जो पहले के लॉ थे जो कि मतलब अपने फंडामेंटल राइट्स के बीच में आ रहे थे, उन सबको उठा के सब नाले में डाल देंगे। और आगे जो भी अपनी गवर्नमेंट है, स्टेट है, ऐसे कोई लॉ नहीं बनाएगी कि जिसकी वजह से अपने फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो। और अगर ऐसे बनाती है तो उन लॉ को भी उठा के अपने नाले में फेंक दिया जाएगा, ठीक है। ये बात बोलता है अपना आर्टिकल 13। क्लियर है इतनी बात। फिर अपने मेन आर्टिकल्स पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले आते हैं अपने राइट टू इक्वेलिटी। तो अपना जो राइट टू इक्वेलिटी है उसमें टोटल 5 आर्टिकल्स है, ठीक है, अपने 14 से लेके 18। तो 14 से 18 लिखा है तो उसे कन्फ्यूज मत हो जाना कि मतलब कि 4 है कि 18 में से 14 गया 4 हो गया, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। अपने 4 आर्टिकल है राइट टू इक्वलिटीज़ में, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं भाई कौन कौन सा है। तो सबसे पहले आता है अपना आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में होता है कि भाई राइट टू इक्वलिटी। तो मतलब इसमें भी 2 टाइप किया जाता है, एक हो जाता है अपना इक्वलिटी बिफोर लॉ, एक हो जाता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। फिर अब दोनों चीज़ एक एक करके समझेंगे हम कि दोनों क्या क्या चीज़ है। तो जो अपना ये इक्वलिटी बिफोर लॉ है, इसका मतलब है कि जो भी मतलब अपने लॉज है वो हर पर्सन के लिए इक्वल रहेगा, ठीक है। अगर कोई क्राइम कर रहा है, कोई मर्डर वगैरह कर रहा है, तो जो सज़ा सब जो मिलनी चाहिए वो सज़ा सबके लिए इक्वल रहेगी, ठीक है। तो वही बात बोलता है अपना इसमें। और अपना इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ क्या बोलता है, ये बोलता है कि अपना जो भी लॉज वगैरह ठीक है, लेकिन अपने कुछ ऐसे भी है कि भाई कोई पिछड़े वर्ग का है, कोई कुछ है, तो मतलब सबको इक्वल सोशलाइज करने के लिए मतलब अगर सरकार को अगर कुछ आरक्षण वगैरह देना पड़ा तो वो भी देंगे ताकि उनको भी मतलब थोड़ी राहत मिले। इसको आप समझने के लिए ऐसे समझ सकते हो कि जो अपना इक्वलिटी ऑफ प्रोटेक्शन का लॉ कुछ इस प्रकार है कि जैसे कि भाई 3 लोग हैं, ठीक है,
एक है एकदम अमीर लोग अपने धीरू भाई अंबानी जैसे, ठीक है। एक आ जाते हैं अपने मिडल लोग, जैसे अपने जैसे लोग आ जाते हैं मिडिल क्लास। और एक आ जाते हैं अपने एकदम मतलब जो कि गरीब है, अपने जैसे फुटपाथ वगैरह पे रहने वाला है, ठीक है। इन तीनों से मतलब सोचो कि भाई सिग्नल वगैरह तोड़ दिया, अभी कुछ भी मतलब सब छोटा मोटा हो गया, ठीक है। तो भाई लॉ में बताया कि भाई कि सिग्नल तोड़ने का भाई 1000 रुपये फ़ाइन है, ठीक है। तो भाई जो फुटपाथ पे रहता है उसके लिए तो भाई 1000 रुपये मतलब बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वो तो भाई पैनिक कर जाएगा, भाई 1000 रुपये कहाँ से लाऊंगा मैं ऐसा, ठीक है। और जो अपने जैसे मिडिल क्लास है वो फिर भी ठीक है भाई, कोई नहीं भाई 1000 देंगे, लेकिन थोड़ा दुख तो होगा ही। और लेकिन जो ये पर्सन है अपना धीरू भाई अंबानी जैसे लोग, उनको भाई क्या ही फ़र्क पड़ेगा 1000 रुपये में, ठीक है। तो मतलब यही चीज़ नॉर्मलाइज करने के लिए कि मतलब लोगों पे इम्पैक्ट एक जैसा होना चाहिए उस चीज़ का, ठीक है। तो उसी वही है अपना ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। इसको और भी आगे देख लेते अच्छे से कि जो अपना इक्वलिटी बिफोर लॉ, दिस पार्ट स्टेट दैट एवरीवन शुड बी द ट्रीटेड इक्वली इन द आइज ऑफ द लॉ, ठीक है। जो भी क्रिमिनल लॉज वगैरह होते हैं उन सब में सबको एक समान देखा जाएगा। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, जो अपने नॉर्मल लॉज होते हैं, ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत अगर भेदभाव करना पड़े तो करेंगे सरकार, कोई आरक्षण वगैरह जिसको मतलब ज़रूरत होगी तो उनको देंगे ही, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। और इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि अपने प्रेसिडेंट हो गए, गवर्नर हो गए, ठीक है। और अपने जो फॉरेन के जो दूत वगैरह होते हैं तो उनके ऊपर ये मतलब लागू नहीं करता है कि इनको भी सेम तरह से हम ट्रीट करेंगे। क्लियर है इतनी बात। फिर अपने देखते हैं आर्टिकल 15 के बारे में। आर्टिकल 15 क्या बोलता है कि हमको कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है किसी के भी साथ, ठीक है। ये बोलता है कि द स्टेट शॉल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ द रिलीजियंस, रेस, कास्ट, सेक्स या फिर प्लेस ऑफ द बर्थ, ठीक है। इस बेसिस पे किसी के भी साथ मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ये आर्टिकल 15 का पहला क्लॉज कहता है, ठीक है। और अगर सेकेंड चीज़ की बात करें तो सेकेंड क्लॉज में ये बोलता है कि कोई भी जो सिटीजन है अपना, उसके साथ मतलब कोई भी रिलीजियन या फिर रेस या कास्ट या प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर उनके साथ मतलब भेदभाव नहीं कर सकते। उनको मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि भाई तुम अगर उनको रेस्टोरेंट में आने से मना कर रहे हो, ठीक है, उनको शॉप में कोई सामान देने से मना कर रहे हो, होटल वाले उनको नहीं आने दे रहे, तो ऐसे गवर्नमेंट तो नहीं करेगी और आपको इंडिविजुअल तौर पे भी आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, ठीक है। ये बात क्लियर है आपको। और बी में भी यही लिखा हुआ है कि जो भी अपना जो वेल होता है, टैंक होता है, ठीक है, बाथिंग घाट वगैरह होता है, तो वहाँ पे भी ऐसा नहीं कि भाई तू नीची जात वाला है तो तू मतलब बाद में भरना है, तेरे को भरने नहीं देंगे जैसे पहले चलता था, तो वो चीज़ आप नहीं कर सकते। ये अपना आर्टिकल 15 में लिखा है, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड में, ठीक है। क्लियर, ये तो देख लिया था हमने। फिर अपना एक थर्ड पॉइंट भी आता है, थर्ड क्लॉज है अपना आर्टिकल 15 में। वो कहता है कि भाई ये ठीक है आपको हम इक्वलिटी दे रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये बात ध्यान रखना कि अगर गवर्नमेंट अगर कोई लॉ लाती है अपने स्पेसिफिक वुमन या फिर किसी चिल्ड्रन के मतलब वेलफेयर के लिए, तो उसको तुम आप चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है। उनको ज़रूरत है तो अगर हम लॉ वगैरह लाएंगे उनके लिए तो आप उसमें मतलब वो आपका क्या बोलते हैं लॉ का वायलेशन नहीं कहलाएगा वो चीज़, ठीक है। और वही चौथे में लिखा है कि जैसे भाई वुमेन्स और चिल्ड्रंस के लिए ला सकते हैं, वैसे ही हम शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के वेलफेयर के लिए भी मतलब कुछ स्कीम वगैरह लाएंगे, तो वो भी मतलब आपका वायलेशन नहीं कहलाएगा आपके लॉ का, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स का। तो ये दो चीज़ लिखी हुई है उसमें। क्लियर है इतनी बात। आर्टिकल 15 क्लियर। अब आ जाते हैं अपने आर्टिकल 16 में। आर्टिकल 16 क्या कहता है कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो मतलब ये ऐसा कहता है कि जो भी अपने सरकारी जॉब वगैरह आती है, गवर्नमेंट जॉब वगैरह, और जो भी मतलब कोई गवर्नमेंट की स्कीम वगैरह आती है, तो उनमें हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ठीक है। उनके ऊपर मतलब कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, ठीक है। और जितनी भी अपनी वैकेंसीज वगैरह आती है सबको मतलब ओनली ऑन द बेस ऑफ द रेस, रिलीजियंस, ठीक है, बर्थ ऑफ प्लेस, इनके बेसिस पे उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर किया सकता। उसके बेसिस पे उसको नहीं बोल सकते कि भाई ये एलिजिबल नहीं है या ऐसा, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। फिर अपने और इसमें लिखा है कि भाई सिर्फ ओनली लिखा हुआ है ऐसा, ठीक है, वरना आप बोल दोगे कि भाई अपना मेरे को भाई यूपीएससी का पेपर देना है, लेकिन मैंने तो भाई ग्रेजुएशन नहीं किया है, लेकिन ये मेरा फंडामेंटल राइट है भाई, मैं तो दूंगा। तो इसमें वो एजुकेशन का मेंशन नहीं किया है, ठीक है। एजुकेशन के बेस पे आपको छाट दिया जा सकता है, ठीक है, हटा सकते हैं आपको। क्लियर है इतनी बात। फिर अपना ये देख लिया। फिर इसी के थर्ड क्लॉज में ये बोलता है आर्टिकल 16 के कि ये कहता है कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो मतलब जो भी अपना जो स्टेट्स वगैरह होते हैं, अभी स्टेट अपना कोई राज्य की बात करें, ठीक है, स्टेट एंड
यूनियन टेरिटरी के बारे में कि वहाँ पे कोई स्पेसिफिक अगर किसी पोस्ट की ज़रूरत है, ठीक है, तो वहाँ के लिए वो वैकेंसी निकाल सकते हैं। सिर्फ क्या बोलते हैं, वहाँ की रेसिडेंट को प्रेफरेंस देंगी उसमें, ठीक है, तो वैसा ये कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर इतनी बात। और चौथे में ये कहते हैं कि भाई रिजर्वेशन भी हम लगा सकते हैं SC ST बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ठीक है, तो वो भी आप नहीं बोल सकते। तो ये तीसरे और चौथे में बोलती है। तो वही है भाई कि फंडामेंटल राइट्स अपने को कुछ पावर्स तो देती है, फंडामेंटल राइट्स देती है, लेकिन लिमिटेशन के साथ देती है, ठीक है, क्लियर इतनी बात। अब कुछ कमीशन भी बने थे अपने भाई बैकवर्ड क्लास के लोगों वेलफेयर्स के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले अपना ये केलकर कमीशन बना था। तो बस इसमें इतना ही याद रखना है आपको कि ये जो केलकर कमीशन है ये फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन था, ठीक है, लेकिन इसको इतना किसी ने सीरियस लिया नहीं। उसके बाद अपना ये मंडल कमीशन आया था 1980s में, ठीक है, ये अपना सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन था। इसमें मंडल कमीशन ने क्या किया था कि इसने 27% आरक्षण दे दिया था अपने SC ST वालों को, और फिर उसके बाद फिर 10% और इसने आरक्षण दे दिया था अपने OBC या फिर कोई भी अपने इकोनॉमिक वीक सेक्शन वाले को, ठीक है। तो ये टोटल 37% आरक्षण हो गया, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड फिर अपने जो इंदिरा सहानी केस था वो इसी से रिलेटेड है। इन्होंने क्या किया फिर इसने अपील मतलब दाखिल की इसमें, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में। तो पील क्या होता है पहले वो देख लो आप। तो पील का मतलब होता है कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है, कि मतलब सुप्रीम कोर्ट मतलब कोई भी केस को ऐसे पब्लिक के वेलफेयर के लिए उठा सकती है, कोई भी मतलब ऐसे केस कर सकती है, ठीक है, बिना अपने आइडेंटिटी वगैरह दिए। तो उन्होंने मतलब ये बोला कि भाई इन्होंने आरक्षण तो दे दिया, लेकिन ऐसा कुछ क्या बोलते हैं लिमिट है कि भाई कितना आरक्षण दे सकते हैं कि भाई इनके या फिर इनकी मर्जी से ये कितना भी आरक्षण दे देंगे, ठीक है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, जो आरक्षण है वो 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर 50% से ज़्यादा आरक्षण होगा तो फिर वो वैलिड नहीं होगा। और उसमें भी जो अपना OBC वाले हैं उनको, जो क्रीमी लेयर वाले हैं उनको आरक्षण से नहीं मिलना चाहिए, ठीक है, उनको रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। तो ये याद रखना इंदिरा सहानी केस वाला, ठीक है, 1992। क्लियर हो गई इतनी बात कि इसने भाई आरक्षण के बारे में पूछा भाई कितना दे सकते नहीं दे सकते, बस यही है अपना ये वाला है, ये अपना आरक्षण का ही एग्जाम्पल है। क्लियर है इतनी बात। फिर अपना आ जाते हैं आर्टिकल 17 के ऊपर। जो अपना आर्टिकल 17 है वो बात करता है भाई कि अबॉलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी, ठीक है। तो इसमें पहले तो ये बोलता है कि इट states that the practice of the untouchability is forbidden and that enforce any disability arising from the untouchability is a crime। तो ये बोलता है कि मतलब जो भी अनटचेबिलिटी जैसी मतलब चीज़ें करेगा वो मतलब इसे क्राइम के तौर पे देखा जाएगा, ठीक है। तो ये मतलब बैन है कि तुम अनटचेबिलिटी नहीं कर सकते भाई किसी को तुम भगा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, ठीक है। और जो ये वाला आर्टिकल 17 है ये इंडिविजुअल बेस पे है, ठीक है, कि भाई कोई इंडिविजुअल कुछ ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है। और साथ ही साथ अपने जो गवर्नमेंट ऑफिस वाले लोग हैं वो भी ऐसी मतलब चीज़ें नहीं कर सकते अनटचेबिलिटी वाले। जैसे भाई तुम किसी गवर्नमेंट ऑफिस में कुछ काम करवाने गए अपना EWS का सर्टिफिकेट या फिर EWS का छोड़ वाला कुछ बनवाने गए अपना, और वो तुमको भगा रहा है कि भाई नीचे की साइड बैठो तुम, या ऊपर मत बैठो या कुछ भी करो, ठीक है, कि भाई तुम नीचे जाता लो या तुम कुछ हो ऐसा, तो ठीक है, तो वो चीज़ आ जाती है इसमें। क्लियर है इतनी बात। फिर अपना ये आर्टिकल 18 आ जाता है। इसमें अबॉलिशन ऑफ टाइटल के बारे में बात की है कि जैसे अपने पहले अपने महाराजा नवाब ऐसे सब जो मतलब अपने जो टाइटल्स रहते थे तो वो भाई तुम अभी नहीं रख सकते वो सब टाइटल्स, ठीक है। तो वही चीज़ इसमें बताइए। हाँ वो बात अलग है भाई, तुम इंस्टा वगैरह पे अपना लगा दो भाई कि महाराजा हो गया, एंजल प्रिया हो गया, ठीक है, लेकिन ऐसे ऑफिशियली आपको ऐसा कोई टाइटल नहीं मिल सकता, ठीक है। तो वही इसमें बताया। इसमें सिर्फ देख सकते हैं आप, नो टाइटल नॉट बीइंग अ मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन, आपको सिर्फ या फिर मिलिट्री या फिर एकेडमिक वाली टाइटल ही आपको मिल सकते हैं, जैसे डॉक्टर हो गए, मेजर वगैरह हो गए, तो ऐसे आपको आर्टिकल्स मिल सकते हैं, मतलब टाइटल्स मिल सकते हैं। क्लियर है इतनी बात। और इसमें ये सब भी लिखा है कि जो भी मतलब इंडिया का सिटीजन वगैरह है वो मतलब कोई भी मतलब फॉरेन से भी कोई आर्टिकल मतलब एक्सेप्ट नहीं कर सकता बिना प्रेसिडेंट की मंजूरी से, ठीक है। तो बस इसमें यही लिखा हुआ आर्टिकल्स से मतलब टाइटल के रिलेटेड है अपना आर्टिकल 18, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। वही है सब मतलब कि भाई अगर फॉरेन से कोई ले रहा है अपना टाइटल वगैरह तो उसको प्रेसिडेंट की मंजूरी लेनी पड़ेगी पहले, ठीक है। अब अपने आ जाते हैं भाई राइट टू फ्रीडम के ऊपर, जो कि अपना आर्टिकल है 19 से 22 के बीच में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो फिर इसी में सबसे पहले देख लेते हैं अपना आर्टिकल 19(1). तो अपना जो आर्टिकल 19(1) है इसमें अपना टोटल 6 राइट है, ठीक है।
क्लियर है ना बात। तो सबसे पहले अपना ये देख सकते हो, ये सब क्लॉज कहते हैं इनको, ABC ऐसा जो लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला आ जाता है कि भाई राइट टू फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन, कि भाई मेरे पास राइट टू फ्रीडम है, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, कुछ भी एक्सप्रेस कर सकता हूँ, ठीक है, ऐसा सब। और बी में ये लिखा हुआ है कि भाई तुमको उसे पीसफुली कहीं पे भी असेंबल होने का भाई राइट है, तुमको विदाउट आर्म्स के, बिना हथियारों के कहीं भी तुम असेंबल हो सकते हो, इकट्ठा हो सकते हो, ठीक है। ये अपना बी में लिखा हुआ है। फिर सी में क्या लिखा हुआ है, सी में लिखा है कि भाई तुम अपना कोई भी ऐसे एसोसिएशन या फिर यूनियन या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वगैरह तुम बना सकते हो अपना, ठीक है, कोई भी अपना ऐसे ग्रुप बना सकते हो, अपना सोशल ग्रुप वगैरह, ठीक है। क्लियर इतनी बात। फिर डी में बताया इसने कि भाई तुम अपने इंडिया में कहीं पे भी फ्रीली ऐसे घूम सकते हो, ठीक है, टहल सकते हो, कहीं पे भी जा सकते हो, ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है उसमें आपको, ठीक है। क्लियर इतनी बात। फिर अपना ई है यहाँ पे, ई क्या बोलता है कि भाई तुम अपने देश के किसी भी कोने में जाके भाई सेटल हो सकते हो, ठीक है, वो सब लिखा है। और जी में बोला है कि भाई सेटल हो गए तो भाई कुछ कमाना भी तो पड़ेगा, तो मतलब कहीं भी आप अपना प्रोफेशन वगैरह कुछ भी प्रोफेशन कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो, बस वही चीज़ इसमें लिखी हुई है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अपना A B है, C है, D है, E है, फिर F नहीं है, सीधा G है। तो जो अपना जो F है ये अपना प्रॉपर्टी से रिलेटेड था, ठीक है, जो हमने देखा था कि 19(1) और 31 में था, ठीक है। तो इस F को फिर वो ये हटा दिया गया है। तो ये आपको कुछ क्या बोलते हैं अधिकार तो दिए हैं तुमको, लेकिन इसके भी रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है, एक मायने में ये अधिकार है भाई तुमको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी बोलोगे, किसी को भी कुछ भी गाली वाली दे रहे हो वगैरह, तो ऐसा नहीं है। तुम्हारे फंडामेंटल राइट तब तक ही है जब तक कि तुम किसी और के फंडामेंटल राइट को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो, ठीक है। क्लियर इतनी बात। और इनको याद करने की एक ट्रिक है अपना, जैसे कि आप याद रखते, कोई एक शाम करके कोई बंदा है अपना, शाम करके, ठीक है, वो क्या करता है, उसको ऐसे भेदभाव करने में, मतलब लोगों को दबाने में, मतलब से काफ़ी मज़ा आता है, ठीक है। फिर अपने फंडामेंटल राइट्स आ गए, 19(1) आ गए, भाई ये तो भाई इतनी सारी आज़ादी दे दी है, तब भाई शाम तो बैठ के रोएगा भाई कि भाई इनको तो इतनी आज़ादी मिल रही है, अब मेरा कोई वजूद ही नहीं रहा। तो बस वैसे ही याद रख सकते हो अपना कि शाम रो करके, रो भाई शाम, अभी तो भाई शाम रो, ठीक है, शाम रो। फिर ऐसे अपना स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो जाएगा, ए से असेंबल हो जाएगा, ए से अपना एसोसिएशन हो जाएगा, एम से अपना ये मूव वाला हो जाएगा, कहीं भी मूव कर सकते हो, ठीक है। आर से अपना ये रेसाइड हो जाएगा, सेटल हो सकते हो। ओ से अपना ऑक्यूपेशन हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई इनकी मतलब कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शन है कि ऐसा नहीं भाई तुमको मिल गया फंडामेंटल राइट तो कुछ भी करोगे तो वैसा, ठीक है। तो कुछ जैसे अपना 19(2) है, ये उन रिस्ट्रिक्शन के बारे में बात करता है, ठीक है। सबसे पहले तो अपना ये सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए अपने इंडिया को, ठीक है। और सिक्योरिटी ऑफ स्टेट मेंटेन रहनी चाहिए, जैसे कि अपना कोई ट्राइबल एरिया वगैरह है जहाँ पे मतलब रिस्ट्रिक्शन होता है कि कोई भी नहीं जा सकता। अब तुम बोलोगे भाई मेरे को तो राइट टू मूव है, कहीं भी मतलब फ्रीली में घूम सकता हूँ, मेरे को तो मैं तो भाई जाऊँगा वहाँ पे, तो भाई वो फिर चीज़ गलत हो जाएगी, ठीक है, वहाँ पे आपको जाने नहीं देंगे, वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। या फिर तुम भाई कोई भी अपने मिलिट्री एरिया है वहाँ पे घुसने की ट्राई करोगे तो भाई वो भी अपना रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है, तो वहाँ पे नहीं जा सकते। अनलिमिटेड पावर नहीं है तुम्हारे पास, पावर है लेकिन अनलिमिटेड नहीं है, ठीक है। फिर अपना पब्लिक ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए, ठीक है। तुम एसोसिएशन बना के फिर हड़ताल कर रहे हो, कुछ भी दंगा वगैरह कर रहे हो तो वो भी नहीं चलेगा। बोलने का अधिकार है तो ऐसा नहीं है कि भाई तुम किसी को डिफेमेशन करोगे, ठीक है, किसी की मतलब इमेज ख़राब करोगे या कुछ भी करोगे, ठीक है। फिर अपना और भी आप देख सकते हो कॉन्टेम्प्ट ऑफ द कोर्ट होगा, फिर अपना इंसेंटमेंट ऑफ एन ऑफिस हो जाएगा, ठीक है। फ्रेंडली रिलेशन विद अ फॉरेन स्टेट के साथ तुमको मेंटेन करना है, तो ऐसा भी तुमको कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ अपने रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है जो अपना 19(2) में आता है, ठीक है, आर्टिकल। क्लियर है इतनी बात, ये मैंने बता ही दिया आपको। और जो अपना ये कोऑपरेटिव जो सोसाइटी वाला जो बना था लॉ, ये अपना 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से बना था 2011 के, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। और ये बता ही दिया मैंने कि भाई इंडिया में कहीं भी नहीं जा सकते, जैसे लक्षद्वीप वगैरह में कहीं पे, ठीक है। क्लियर इतनी बात। फिर अपने कुछ हिडन राइट है, ठीक है, अंदर आर्टिकल 19 के अंदर अपने कुछ हिडन राइट्स भी आते हैं, जैसे कि अपना राइट टू इंटरनेट हो जाएगा, ठीक है। फिर अपना आ जाएगा राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में, ठीक है। तो ये कुछ हिडन राइट है आर्टिकल 19 के बारे में। और आपको राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंदर एक चीज़ याद रखना है, एक जो राजनारायण वर्सेस यूपी केस हुआ था, काफ़ी फेमस है, ये अपने राइट टू इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड है, बस आपको इतना ही याद रखना है, ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाना है। फिर हमने जो सोमनाथ लहरी थे उन्होंने एक स्टेटमेंट भी पास की थी, ये आप पॉज करके पढ़ सकते हो, पढ़ना हो तो, ठीक है। क्लियर नहीं बात। फिर अपना आ जाता है आर्टिकल नंबर 20, ठीक है।
आर्टिकल नंबर 20 क्या होता है, ये मतलब बोलता है कि भाई प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द कन्विंस ऑफ द ऑफेंस। ठीक है भाई, तुमने कुछ जुर्म किया है, कुछ गुनाह किया है, लेकिन फिर भी तुम्हारे पास कुछ फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है, वो कौन कौन से हैं? तो अपना जो ये आर्टिकल 20 है, इसके फर्स्ट क्लोज में ये बोलता है कि भाई नो एक्स पोस्ट फैक्टर लॉ। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि भाई जैसे कि तुमने आज कुछ गुनाह किया, ठीक है, कुछ चोरी की छोटी मोटी 10-20 हज़ार की, तो उसके लिए आज के रूल बुक में कुछ 6 महीने की सज़ा और कुछ फाइन वाइन है। ठीक है, 6 महीने की सज़ा है। ठीक है, और यही मतलब बाद में 3-4 साल में कुछ नया लॉ आया और उसने बोला कि भाई आज से जो भी चोरी करेगा छोटी मोटी भी, तो उसको भाई फांसी की सज़ा मिल जाएगी। ठीक है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि आपको अभी ये फांसी की सज़ा मिल जाएगी, ऐसा नहीं। आपने जिस टाइम पे जो क्राइम किया था, उस टाइम पे जो उसका लॉ था, उस लॉ के अकॉर्डिंग ही आपको सज़ा मिलेगी। ठीक है, उसके बाद बने हुए लॉ के हिसाब से आपको सज़ा नहीं मिल सकती। तो यही है अपना एक्स पोस्ट फैक्टर लॉ वाला। ठीक है, फिर उसमें दूसरा क्लोज में बोलता है कि नो डबल जियोपोलरी। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि आपने कोई सज़ा की है, उसके लिए आपको एक ही बार सज़ा मिलेगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई आपके एक ही सज़ा के लिए आपको 2 बार सज़ा मिल रही है, कि भाई आज चोरी की थी तो अभी तो सज़ा दी, अब 1 साल बाद फिर से उन लोगों का मन हुआ तो वापस पकड़ के डाल दिया अंदर। तो ऐसा नहीं है भाई, एक ही बार तुमको सज़ा मिलेगी। फिर अपना आर्टिकल 20 में क्लॉज 3 आ जाता है, ये भाई फेवरेट वाला आ जाता है। ठीक है, इसमें ये बोलता है कि नो सेल्फ इंक्रीमेशन। ठीक है, इसका मतलब ये है कि भाई जो भी अपने पुलिस स्टेशन में वगैरह जो भी गवाही वगैरह दी जाती है वो मुजरिम की तरफ से, ठीक है, तो जो मुजरिम बोलता है वो उसकी गवाही कोर्ट में क्या बोलते हैं लीगल नहीं होगी, मतलब वो नहीं मानी जाएगी वहाँ पे। ठीक है, तो जैसे कि आपको अगर कोई पकड़ ले जाए, ठीक है, बोले भाई तुमने चोरी की, भले तुमने नहीं की, और आपको ऐसा लग रहा है कि भाई टॉर्चर करेंगे अगर नहीं माना तो भाई मान लो शांति से। ठीक है, वो कुछ करेंगे नहीं, जब कोर्ट में ले जाए तो मना कर देना कि भाई नहीं भाई मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ठीक है, तो जो पुलिस स्टेशन में जो भी स्टेटमेंट दिया है वो वैलिड नहीं होगा अपने कोर्ट में। यही अपना थर्ड वाला कहता है कि मतलब जो जिसने क्राइम किया है वो खुद का मतलब गवाह नहीं बन सकता कि उसने क्राइम नहीं किया ऐसा। ठीक है, वो पुलिस की मतलब ड्यूटी के पुलिस को प्रूव करना पड़ेगा कि उसने क्राइम किया है। भले वो बोल दे कि भाई मैंने क्राइम किया है, लेकिन फिर भी तुमको प्रूव करना है कि उसने क्राइम किया है। ठीक है, क्लियर करने बाद ये अपना आर्टिकल 20 में है। क्लियर हो करने बाद फिर अपना आ जाता है भाई आर्टिकल नंबर 21। आर्टिकल नंबर 21 है, ये अपना प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में है। ठीक है, ये पर्सनल आज़ादी और अपनी लाइफ के बारे में। ठीक है, तो मतलब इसमें आर्टिकल में ये बोला है कि कोई भी आपसे आपकी लाइफ मतलब छीन नहीं सकता। ठीक है, जैसे आपकी ये लाइफ चल रही है ना, ऐसे ऊपर नीचे, तो कोई भी ऐसे मुट्ठी से पकड़ के आपकी लाइफ ऐसे रोक नहीं सकता है। ठीक है, कोई भी मतलब आपकी जान नहीं ले सकता है, लेकिन इसका भी एक वो है ड्रॉबैक कि तुम्हारी जान कोई ले तो नहीं सकता है, लेकिन अगर कोई प्रॉपर प्रोसेस से मतलब आपका मतलब किया जा रहा है, ठीक है, लॉ के द्वारा, तो लॉ के द्वारा आपका मतलब कोई भी मतलब जान भी ले सकता है। ठीक है, जैसे अपने फांसी की सज़ा वगैरह होता है तो वो बाय लॉ होता है। ठीक है, तो उस केस में आपकी मतलब ले सकते हैं जान वगैरह, और उसी चीज़ को अपने बोलते हैं ड्यू प्रोसेस लॉ। ठीक है, जो भी मतलब जो प्रोसेस होता है उसका, ठीक है, वो प्रोसेस को ये अपना एक एक्सेप्शन होगा, एक्सेप्ट हो। ठीक है, और इसके अलावा कोई भी मायने में आपकी जान नहीं ले सकता कोई भी। ठीक है, क्लियर इतनी बात। फिर अपने कुछ फेमस केस आ जाते हैं। ठीक है, कि भाई इसी के ऊपर एक तो अपना आ जाता है AK गोपालन केस। तो सबसे पहले भाई ये जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक है, बोलते हैं भाई सुप्रीम कोर्ट भाई मेरे तो भाई वायलेशन हुआ है भाई आज़ादी के लॉ के लिए, क्योंकि इनको उठा के डाल दिया था जेल में और कुछ ऐसा था इनका कुछ, तो उन्होंने भाई ये तो भाई गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो भाई बोला कोर्ट ने कि भाई रूल के हिसाब से ऐसा कर सकते हैं हम। ठीक है, तो इनको मना कर दिया कि भाई नहीं कर सकते ऐसा। फिर थोड़े दिनों बाद मतलब सालों के बाद फिर दूसरा एक केस आया अपना। ठीक है, मनका गांधी केस वाला। ठीक है, इसमें क्या इनका पासपोर्ट होता है वो जब्त कर लिया था सरकार ने। ठीक है, और इनको मतलब ऐसा था भाई नहीं जा सकते तुम, पासपोर्ट तो ले लिया तुम्हारा। तो गए भाई ये भी सुप्रीम कोर्ट के पास कि भाई सुप्रीम कोर्ट भाई मेरा पासपोर्ट ले लिया है, मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हो गया है। तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो सोचा कि भाई पहले भी ऐसा केस आया था, उसमें भी ऐसा हुआ था कि भाई जो प्रोसेस के द्वारा हुआ है वो तो चलेगा ही, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई नहीं भाई ऐसा नहीं चलेगा,
अगर प्रोसेस में दिया हुआ है, लेकिन फिर भी हम एक बार देखेंगे भाई वो लॉजिकल है कि नहीं है। अब इनका फालतू में पासपोर्ट ले लिया, इनको कोई जाने नहीं दे रहे, तो भाई ये बात गलत है ना। तो भाई उसमें फिर सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना पड़ा, भाई इनका पासपोर्ट वापस दो इनको, ठीक है। तो राइट टू मूव अब्रॉड भी एक अपना फंडामेंटल राइट है, ठीक है। तो मतलब वही है भाई, लड़का गया तो उसको कुछ नहीं, लड़की को भाई दे दिया, हाँ भाई तुम्हारी बात सही है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। फिर ऐसे मतलब आपको बहुत सारे आर्टिकल देखने को मिलते हैं कि मतलब भर भर के है अपने आर्टिकल 21 में, ठीक है। राइट टू मेडिकल केयर हो गया, राइट टू फूड हो गया, राइट टू प्राइवेसी हो गया, राइट टू स्लीप हो गया, काफ़ी सारे। अगर आपको मतलब सारे के सारे राइट ऐसे प्रॉपरली आपको याद है, ठीक है। और उसके अलावा अगर आपको कोई ऐसा नया लॉ दिख जाए अगर एग्जाम में, ठीक है, कि भाई ये लॉ कैसा है, ये तो कहीं पे दिखा भी नहीं हमने, तो वो आँख बन के फिर आर्टिकल 21 के ऊपर डाल देना है कि भाई आर्टिकल 21 में ही होगा, ठीक है। तो ऐसा मतलब काफ़ी लॉज है इसमें आर्टिकल 21 में, ठीक है, छोटे मोटे। क्लियर है इतनी बात। अब आगे देखते हैं और भी। ये देख लिया। फिर अपना आर्टिकल 21A है, तो यहाँ पे ए लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि इसको मतलब बाद में ऐड किया गया था, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, ये जो आर्टिकल 21 है ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया गया 2002 से, ठीक है। इसमें बोला कि भाई जो भी बच्चे हैं 6 से 14 साल की उम्र में, उनको मतलब फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए, ठीक है, फ्री प्राइमरी एजुकेशन मिलना चाहिए। बस वही बात की इसमें वही है अपना आर्टिकल 21 कि भाई फ्री एजुकेशन फॉर एज ऑफ 6 to 14 ईयर चिल्ड्रन, ठीक है। क्लियर इतनी बात। ये याद रखना भाई 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था 2002 का, ठीक है। 21A राइट टू एजुकेशन। क्लियर है इतनी बात। फिर आर्टिकल 22 बात करते हैं, 22 के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो 22 जो है ये बोलता है कि भाई प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट एंड डिटेंशन इन अ सर्टेन केस, ठीक है। कि मतलब आपको अगर किसी ने पुलिस वालों ने वगैरह गिरफ्तार वगैरह कर लिया है, फिर भी आपके पास कुछ लॉज है, ठीक है। इसमें भी डिटेंशन क्या होता है कि डिटेंशन ये होता है कि आपको मतलब जुर्म करने से पहले ही मतलब उठा के डाल दिया अंदर, कि उनको मतलब डाउट हो कि भाई तुम आगे जाके सब जुर्म कर सकते हो, तो आपको उठा के डाल दिया अंदर, तो उसको डिटेंशन कहते हैं, ठीक है। तो डिटेंशन मतलब 2 टाइप के हो जाते हैं। फिर एक तो अरेस्ट टाइप हो जाता है अपना, एक होता है अपना पुनिटिव कि मतलब इसमें भाई आप क्राइम कर चुके हो। एक अपना प्रिवेंटिव हो जाएगा कि जिसमें भाई शंका है कि भाई तुम क्राइम कर सकते हो। तो भाई पुनिटिव में भाई कौन कौन से लॉ इनके पास मतलब फंडामेंटल राइट है। तो सबसे पहले तो इनके पास फंडामेंटल राइट है कि भाई जब आपको पकड़ने आ रही है तो आप पूछ सकते हो भाई किस जुर्म में आप हमको लेके जा रहे हो, तो इनको मतलब बताना पड़ेगा। राइट टू इन्फॉर्मेशन है आपके पास कि भाई इस जुर्म में हम आपको उठा के लेके जा रहे हैं, ठीक है। फिर आपके पास एक और राइट है कि आप अपना जो आपका जो केस है वो मतलब जो प्रेजेंट होगा तो आपको एक वकील दिया जाएगा आपका केस लड़ने के लिए, ठीक है, अपने आप को डिफेंड करने के लिए। अगर आप कैपेबल नहीं हो तो गवर्नमेंट देगा आपको, ठीक है। और तीसरा राइट ये होता है कि जब भी आपको पकड़ेंगे विद इन द 24 आवर आपको जज साहब के सामने हाजिर किया जाएगा, ठीक है। तो ये 3 राइट होता है अपना पुनिटिव में। और जब बात करते हैं अपने प्रिवेंटिव में कि भाई मतलब आपको डाउट के ऊपर पकड़ लिया कि भाई आप कुछ कर सकते हो आगे जाके, ठीक है, कुछ जुर्म कर सकते हो, तो उसमें एक और राइट आ जाता है कि आपको 3 मंथ से ज़्यादा डिटेंशन नहीं कर सकते आप, ठीक है। 3 महीने से ज़्यादा आपको डाउट के बेस पे अरेस्ट नहीं कर सकते। अगर 3 मंथ से ज़्यादा करना है आपको तो आपको भाई हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट की मतलब मंजूरी लेनी पड़ेगी, ठीक है। बस यही है कुछ चीज़ इसमें दी हुई है, ठीक है। क्लियर इतनी बात। और उसमें भी कुछ एक्सेप्शंस आ जाते हैं कि भाई ये जो लॉ है अपना प्रेसिडेंट के ऊपर मतलब लागू नहीं होता है, और एमरजेंसी के टाइम पे मतलब इसको मतलब हटाया भी जा सकता है इस लॉ को, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। तो ये अपना 22 भी हो गया। अभी आ जाते हैं अपना आर्टिकल नंबर 23 पे। ये बोलता है कि प्रोविज़न ऑफ द ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, कि भाई आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते, ठीक है, कि भाई जिंदा आदमियों को आप नहीं बेच सकते, ठीक है, उनका व्यापार नहीं कर सकते, एक वो हो जाता है। और एक होता है कि भाई फोर्स लेबर नहीं कर सकते, भाई जबरन मजदूरी आप नहीं करवा सकते किसी के पास, कि भाई भर भर के किसी से काम करवा रहे हो फिर उसको पैसा वैसा दे ही नहीं रहे उनका पगार वगैरह, ठीक है। तो ये 2 चीज़ अपना आर्टिकल 23 में आ जाता है, ठीक है। क्लियर इतनी बात। फिर अपना आ जाता है आर्टिकल नंबर 24 आ जाता है, ठीक है। जो अपना आर्टिकल 24 है ये अपना चाइल्ड लेबर के ऊपर है कि भाई छोटो बच्चों से आप एकदम हजार्डियस जो डेंजर वाली जगह है वहाँ पे आप काम नहीं करवा सकते। जैसे कि अपना माइन वगैरह होता है, ठीक है। तो माइन वगैरह में क्या ऐसा पतली पतली जगह होती है तो उसके अंदर छोटे बच्चे ही जा सकते हैं मतलब।
तो फिर उनको भेज देते हैं। तो लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर कुछ मतलब सेफ गार्ड वाली चीज़ें, मतलब सेफ चीज़ें हैं, तो वो मतलब कर सकते हैं बच्चे, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। और वो भी मतलब नॉन स्कूलिंग आवर में कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि भाई उनका स्कूल छुड़वा के उनसे काम करवा रहे हो, ऐसा कुछ, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। और जो ये डेंजर वाली जगह है, वहाँ पे 14 साल की उम्र तक नहीं करवा सकते। अगर कोई 14 साल से ऊपर का है तो उनसे मतलब थोड़ा बहुत करवा सकते हो आप। तो अपना यही हो जाता है अपना चाइल्ड लेबर अपना आर्टिकल 24 के अंदर, ठीक है, याद रखना। क्लियर है इतनी बात। तो फिर अपने अभी आ जाते हैं अपने राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियंस के बारे में, ठीक है। और इसी को अपने होल मार्क ऑफ डेमोक्रेसी भी कहते हैं। क्लियर इतनी बात। और ये अपना आर्टिकल 25 से 28 के अंदर आता है, ठीक है। तो देखते हैं भाई एक एक करके ये भी। सबसे पहले देखते हैं अपना आर्टिकल नंबर 25। तो जो अपना आर्टिकल 25 है, ये राइट देता है किसी भी इंडिविजुअल पर्सन को, ठीक है, कि कोई भी इंडिविजुअल पर्सन है वो भाई अपने मर्ज़ी से कोई भी रिलीजन चूज़ कर सकता है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ द कॉन्शियंस, कि भाई तुमको जो धर्म अपनाना है उसको अपनाओ, नहीं अपनाना है मत अपना, आपकी मर्ज़ी है भाई, ठीक है। और ऐसा ही है कि भाई कोई भी मतलब धर्म को फॉलो कर सकता है, किसी में भी बिलीफ रख सकता है, फेथ रख सकता है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। फिर राइट टू प्रैक्टिस आ जाता है कि भाई तो जो तुम लोग को वर्शिप वगैरह करना है, पूजा पाठ करना है, नमाज पढ़ना है, वो भी आप कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कि किसी दूसरे को डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। क्लियर इतनी बात। और ये भी है कि भाई तुम अपने धर्म का प्रचार भी कर सकते हो, देखा ना, लेकिन प्रचार कर सकते हो तुम, लेकिन फोर्सफुली किसी को कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो अपना आर्टिकल 25 ये सब बातें करता है अपना कि इंडिविजुअल को राइट है भाई अपना कोई भी धर्म सिलेक्ट करने का, किसी भी धर्म के बारे धर्म को अपनाने का, ठीक है। क्लियर इतनी बात। फिर अपना आ जाता है अपना आर्टिकल नंबर 26 के बारे में, ठीक है। फ्रीडम टू मैनेज द रिलीजियस अफेयर्स, ठीक है। तो जब अपना आर्टिकल 26 है, ये अपना क्या बोलते हैं अधिकार देता है किसी भी ग्रुप को, ठीक है, कि कोई भी ग्रुप अपना जो रिलीजियस वगैरह है उसको मतलब मैनेज कर सकता है, ठीक है। इसके फर्स्ट क्लोज में क्या कहता है कि इस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन ऑफ फॉर द रिलीजियस एंड द चैरिटेबल पर्पज़, कि भाई अपने चैरिटेबल पर रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पज़ के लिए आप कोई मतलब इंस्टीट्यूशन को मेंटेन कर सकते हैं, ये बात बोलता है, ठीक है। अपने जो रिलीजियस जो अफेयर्स है उनको मैनेज कर सकता है, ये सेकंड क्लोज में कहता है, ठीक है। फिर बोलता है कि आप कोई भी मतलब मूवेबल या फिर इमूवेबल कोई भी प्रॉपर्टी आप ले सकते हो रिलीजियस के लिए, ठीक है। क्लियर इतनी बात। मूवेबल मतलब अपना जो व्हीकल वगैरह आ जाता है, गाड़ी वगैरह, और इमूवेबल मतलब कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह, ठीक है, कोई मंदिर बनाने के लिए, मस्जिद बनाने के लिए वगैरह। क्लियर है इतनी बात। फिर चौथा बोलता है कि भाई एडमिनिस्टर प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, ठीक है, कि भाई लॉ के हिसाब से आपको प्रॉपर्टी वगैरह ले सकते हो आप, ठीक है। ये सब बात लिखी हुई है इसमें, ठीक है। यही लिखा है फिर नीचे वाली लाइन में कि जो आर्टिकल 26 है अल्सो गारंटेड द कलेक्टिव फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स, ठीक है। कलेक्टिव मतलब कम्युनिटी को पूरा मतलब क्या बोलते हैं एक फ्रीडम देता है। क्लियर है इतना आर्टिकल 26। आई होप कि क्लियर होगा इतनी बात। और फिर अपना आर्टिकल 27 है कि भाई बोलता है कि आप टैक्स नहीं ले सकते किसी भी रिलीजन्स में, कि भाई मंदिर में दर्शन करने का भाई टैक्स ले रहे हो, वो ले रहे हो, ठीक है। मस्जिद में नमाज़ पढ़ने का टैक्स ले रहे हो, तो भाई वो नहीं कर सकते वो चीज़ आप ऐसा। हाँ ठीक है, कोई मतलब फ़ीस वगैरह ले सकते हैं, जैसे कि मंदिर के बाहर कोई शूज़ वगैरह रखवाने के लिए वगैरह कोई फ़ीस वगैरह ले रहे वगैरह। बस तो अपना आर्टिकल 27 यही कहता है कि भाई तुमको कोई भी टैक्स वगैरह नहीं पे करना है किसी भी रिलीजन के लिए, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। फिर अपने ये तो देख ले 27, ठीक है। अब 28 देख लेते हैं। 28 जो अपना आर्टिकल 28 है वो बोलता है कि मतलब जो भी अपना स्टेट है, स्टेट मतलब कोई भी रिलीजन में मतलब ऐसे भेदभाव नहीं कर सकता, कि या फिर किसी मतलब किसी एक रिलीजन को फंड वगैरह नहीं दे सकता, कि किसी एक रिलीजन को फंड दे रहा तो फिर वो क्या बोलते हैं सेक्युलर नहीं रह जाएगा। तो बस वही है कि भाई स्टेट को सेक्युलर रहना है, कि भाई कोई भी मतलब फंड वगैरह नहीं देना है, ठीक है। और जो भी अपने क्या बोलते हैं स्टेट से रिलेटेड जो भी अपना फंड मदद से अपना जो भी मतलब संस्था वगैरह बने हुई है, तो उसमें मतलब कोई भी फोर्स नहीं कर सकता किसी भी अपने क्या बोलते हैं रिलीजियस प्रेयर वगैरह को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। वही चीज़ है इसमें। हाँ, अगर किसी का अपना प्राइवेट रिलीजियस कोई ट्रस्ट वगैरह है, उसमें अगर प्रेयर वगैरह वो करवाते हैं तो वो उस चीज़ वो करवा सकते हैं, लेकिन अगर किसी में अपना स्टेट का कोई फंड से मतलब कुछ मदद की गई हो तो वो नहीं कर सकते उस चीज़ में। तो यही है अपना कि भाई जो आर्टिकल 28 में बोलता है कि भाई कोई भी गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। और करेगी तो सबके साथ करो भाई, सबको भाई फंड वगैरह दो, बस इतनी ही बात है। तो अब अपने आ जाते हैं कल्चर एंड
एजुकेशनल राइट्स के ऊपर, ठीक है, जो कि अपना 29 और 30 है, ठीक है। तो देखते हैं भाई, पहले 29 क्या बोलता है। आर्टिकल 29 बोलता है कि प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज़, जो माइनॉरिटीज़ है उनके भाई इंटरेस्ट को, मतलब उनकी जो बोली है, भाषा है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो मतलब वही बोलता है राइट टू कंजर्व द कल्चर। तो इसमें क्या है, मतलब कोई भी सिटीजन है, मतलब कोई भी हो, मतलब माइनॉरिटी या कोई भी हो, तो वो अपनी जो भी स्क्रिप्ट है, कल्चर है, उसको प्रिजर्व कर सकता है, उसका उसके पास अधिकार है, ठीक है। फिर अपना आ जाता है भाई राइट टू एजुकेशन के बारे में। इसमें यही बोलता है कि नो सिटीजन कैन बी डिनाइड एडमिशन टू द स्टेट मेंटेन एजुकेशन, ठीक है। जो भी मतलब स्टेट के द्वारा जो मेंटेन एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है, इंस्टीट्यूशन वगैरह है, उसमें कोई भी किसी को मतलब से एडमिशन देने से मना नहीं कर सकता ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट एंड लैंग्वेज के ऊपर, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें बताया गया है। फिर अपने आ जाते हैं भाई आर्टिकल नंबर 13 के ऊपर। इसमें क्या बोलता है कि राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू इस्टाब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ठीक है। इसमें ये बोलता है कि भाई जो माइनॉरिटीज़ है वो अपना कोई भी इंस्टीट्यूशन वगैरह बना सकता है, जहाँ पे अपनी वो लैंग्वेज और रिलीजन को प्रिजर्व करना चाहता है, ठीक है, अपने रिलीजन के बारे में पढ़ाना चाहता है कुछ, ठीक है, तो वो बना सकता है वहाँ पे, ठीक है। तो यही अपना आर्टिकल 30 में लिखा हुआ है, ठीक है। क्लियर इतनी बात, 30 के बारे में बता ही दिया। और इसमें आर्टिकल 30 के तीसरे क्लॉज में बोलता है भाई कोई भी अपना गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए उसमें। बाकी कोई फ़ंड वगैरह दे रहे कि हिंदू वालों को फ़ंड दे रहे, मुस्लिम को नहीं दे रहे, या मुस्लिम को दे रहे, हिंदू को नहीं दे रहे, तो ऐसा सेक्युलरिज्म मेंटेन करना है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है अपने अलग अलग रिलीजन में। फिर अपने एक सरदार हुकम सिंह का एक स्टेटमेंट है, ये देख सकते हो आप, यहाँ पे पॉज करके पढ़ना होता आपको, ठीक है, देखना होता। क्लियर इतनी बात। फिर बात आती है कि व्हाट इफ़ गवर्नमेंट वायलेट अवर फंडामेंटल राइट्स, कि भाई अगर गवर्नमेंट ही अपना क्या बोलते हैं कुछ नुकसान पहुंचाएगी अपने फंडामेंटल राइट्स का, तो भाई हम क्या करेंगे। तो फिर अपना सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं भाई कि भाई भूल गए क्या हमें, ठीक है। तो यही भाई अगर यही अपना बोलता है अपना आर्टिकल 32, ठीक है, राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, ठीक है। और इसी को अपना क्या बोलते हैं हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा था डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने, ठीक है। तो आर्टिकल 32 के अंदर आप मतलब सुप्रीम कोर्ट कोई भी रीट जारी कर सकता है, ठीक है। और जो अपना ये रीट वगैरह है ये अपने UK की पार्लियामेंट से लिया हुआ है, ठीक है। क्लियर इतनी बात। और जो अपना 32 के बारे में देख लेते हैं अभी। 32 बोलता है कि भाई अगर आपके फंडामेंटल राइट का कोई भी वायलेशन होता है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में उसकी अर्जी कर सकते हो, सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ठीक है। फिर वही बोलता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट फिर आपके फंडामेंटल राइट को बचाने के लिए कुछ रेट्स जारी कर सकता है, जैसे कि अपना हैबियस कॉर्पस हो जाएगा, ठीक है, मंडामस हो जाएगा, प्रोहिबिशन हो जाएगा, सरसरी हो जाएगा, को वारंट हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कुल 5 रेट्स जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। तो वही बताया आर्टिकल 32 में कि भाई कोई भी फंडामेंटल राइट आपका नुकसान नहीं कर सकता, वायलेट नहीं कर सकता। अब सुप्रीम रेट्स जो है अपने सुप्रीम कोर्ट भी जारी करता है और हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है, ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपना आर्टिकल 32 के अंदर जारी करेगा और हाई कोर्ट जो है अपना 226 आर्टिकल के अंदर जारी करेगा। लेकिन फंडामेंटल राइट्स के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो सीधा, ठीक है। और लीगल राइट्स के लिए वगैरह आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, ठीक है। क्लियर ना। सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट रिफ्यूज़ टू इशू अ रेट, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज़ नहीं कर सकता किसी भी रेट्स को इशू करने के लिए। और रेट्स तभी इशू हो सकता है कि जब आपका फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ हो, ठीक है। और जो हाई कोर्ट वगैरह है ये मतलब लीगल राइट के ऊपर रेट्स जारी कर सकते हैं, ठीक है। और कोई अगर कोई दूसरी कोर्ट्स को अगर कुछ रेट्स वगैरह जारी करना है तो उसके लिए भाई पार्लियामेंट द्वारा कोई लॉ वगैरह बनाना पड़ेगा, पहले बिल पास करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। अब एक एक करके रेट्स देख लेते हैं भाई कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले अपना आ जाता है अपना ये हैबियस कॉर्पस वाला रेट्स आ जाता है। इसका क्या मतलब, इसका मतलब होता है कि यू शॉल हैव द बॉडी, ठीक है। तो आपके पास मतलब जो बॉडी है उसको भाई प्रेजेंट करो हमारे सामने 24 आवर के अंदर अंदर। जिसको भी आपने गिरफ्तार किया उसको हमारे सामने लाओ, ठीक है। मालूम चला पुलिस ने किसी को अरेस्ट कर दिया, वो 3-4 दिन से क्या बोलते हैं जेल में बंद है, और उसके घर वालों ने जाके दूसरे स्टेशन में जाके अर्जी डाल दी कि भाई हमारा बेटा तो गायब है, कुछ करो इसको ढूंढने के लिए। और दूसरी जो पुलिस स्टेशन वाले हैं वो 3 दिन से ढूंढ ही रहे उसको, ठीक है। तो ऐसा कुछ ना हो, या फिर किसी के साथ कुछ गलत ना करे कि भाई पुलिस पकड़ के ले गए, उनके साथ नाइंसाफ़ी कर रही है, मार रही है, कुट रही है, टॉर्चर कर रही है। तो उन सब से बचने के लिए ये हैबियस कॉर्पस वाला रूल लग जाता है, ठीक है। रिट्स निकलती है।
कि मतलब बॉडी को प्रेजेंट करो हमारे सामने। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। फिर इसके बाद अपना आ जाता है ये मैंडेमस वाला रीड आ जाएगा। इसका मतलब होता है कि वी कमांड, कि भाई मैं तुमको कमांड कर रहा, आदेश दे रहा हूँ। ठीक है। तो ये मैंडेमस वाला जो रीड है ये मेनली अपना जो ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर वगैरह होते हैं, उनके ऊपर जारी होता है। ठीक है। कि भाई तुम भाई किसी के पास जा रहे हो, ऑफिसर के पास, अपना EWS वगैरह बनवाने के लिए। ठीक है। और वो नाटक कर रहा है, वो बना नहीं रहा है, आपको इशारा कर रहा है कि भाई कुछ दो पहले, कुछ खर्चा पानी, तभी हम आपका कुछ काम करेंगे। ठीक है। तो उस चीज़ में आप जा सकते हैं। तो अपना जो कोर्ट वगैरह है वो मैंडेमस वाला रेट जारी करेगा, इनको फटकारेगा भाई कि भाई अपना काम करो शांति से, सीधे से। ठीक है। तो वही चीज़ है इसमें। क्लियर है इतनी बात? फिर अपना आ जाता है प्रोहिबिशन वाला रेट्स। ठीक है। इसका मतलब होता है कि वी फॉरबिड, कि भाई हम मना करते हैं इसके बाद में। ये जो फॉरबिशन वाला है ये मतलब क्या होता है कि जो भी हायर कोर्ट है वो अपने लोअर कोर्ट पे डालती है। हायर कोर्ट मतलब हाई कोर्ट नहीं रे भाई। ठीक है। हायर कोर्ट मतलब कोई भी अपना सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। हाई कोर्ट के लिए अपना सुप्रीम कोर्ट हायर कोर्ट हो जाएगा। ठीक है। अपना जो लोकल कोर्ट है उनके लिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट क्या बोलते हैं हायर कोर्ट हो जाएगा। तो जो भी अपने हाई कोर्ट है वो अपने लोअर कोर्ट के ऊपर मतलब ये रेट्स जारी कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि अपना कोई हाई कोर्ट है, ठीक है, वो अपने औकात से बाहर का कोई डिसीजन ले ले। ठीक है। कि भाई हाई कोर्ट है अपना ये गुजरात का, ठीक है, और कुछ क्राइम वगैरह कुछ मतलब हुआ अपना अपना मध्य प्रदेश में, यूपी में, और ये गुजरात का हाई कोर्ट उसके ऊपर कुछ रूल बना रहा है या फिर कुछ सज़ा दे रहा है, तो ये चीज़ वो नहीं कर सकता। ठीक है। किसी दूसरे स्टेट के अंदर मतलब इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो भाई ये जो अपना सुप्रीम कोर्ट है तुरंत इसको मतलब रिट जारी करेगा, बोलेगा भाई तुम रुक जाओ भाई, ये काम तुम्हारा नहीं है, हम खुद कर लेंगे ये चीज़। ठीक है। तो यही है अपना प्रोहिबिशन वाला। तो ये भाई ये फॉरबिड करते हैं, ये कुछ देख सकते हो आपको देखना हो तो। क्लियर इतनी बात? फिर अपना आ जाता है यहाँ पे सर्जरी का। इसका मतलब होता है कि टू बी अ सर्टिफाइड, कि भाई तुम काबिल हो उस चीज़ के लिए। मतलब वही जो मैंने आपको पहले बताया कि भाई अपनी औकात के बाहर का कुछ डिसीजन ले रहे हैं। ठीक है। कोई दो स्टेट के बीच में ट्रेड का मामला है और कोई एक हाई कोर्ट मतलब उसका डिसीजन ले रही है, तो वो चीज़ जो है अपना सुप्रीम कोर्ट के अंदर में है। ठीक है। ये जो मतलब फेडरल स्टेट के साथ यूनियन स्टेट का भी मतलब अपना कुछ भी डिसीजन दे रही है, तो वो चीज़ गलत है, वो नहीं कर सकती। ठीक है। कि भाई हाई कोर्ट यहाँ की कई एक राज्य की हाई कोर्ट पुलिस को ऑर्डर दे रही है कि जाओ भाई तुम अपने ये मध्य प्रदेश में जाओ, यहाँ पे अपने कोई जुर्म अपना क्रिमिनल है उनको पकड़ के लेके आओ, तो भाई जो अपना हाई सुप्रीम कोर्ट है वो तुरंत उनको रोक देगा। ठीक है। और फिर अपना खुद का रेट जारी करेगा और फिर भेजेगा वो। ठीक है। तो वही चीज़ सब इसमें है अपना सैनिटरी रेट्स में। ठीक है। क्लियर इतनी बात? हाँ भाई, थोड़ा लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया लेकिन कोई बात नहीं, अभी कंप्लीट ही होने वाला है। ठीक है। 5 मिनट और। फिर अपना आ जाता है कि को वारंट वाला। को वारंट का मतलब होता है कि बाई व्हाट अथॉरिटी ऑफ। ठीक है। भाई क्या अधिकार है तुम्हें भाई कि भाई कोई अपना प्रोफेशनल कोई बैठा है अपना ऑफिसर वगैरह, तो भाई उसके पास अथॉरिटी है उस चीज़ की कि नहीं है, भाई वो सब चीज़ के लिए अपना को वारंट निकलता है। ठीक है। द पर्पज ऑफ रेट ऑफ को वारंट इज़ टू डिटरमाइन इफ़ अ पर्सन इज़ लीगली ऑथराइज टू होल्ड द पब्लिक ऑफिस। इट कैन बी यूज टू। ठीक है। फिर ऐसे ये 3 और यूज भी लिखे। इट कैन बी यूज टू टेस्ट इफ़ अ पब्लिक ऑफिसर मीट्स रिक्वायरमेंट सच एज रेजिडिंग इन द डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। टेस्ट इफ़ द पब्लिक ऑफिशियल इज़ सर्विंग इन टू इनकम्पेटेबल ऑफिस। ठीक है। कि भाई कोई दो काम तो नहीं कर रहा है कि यहाँ से भी पैसा ले रहा है, वहाँ से घूस खा के उसका भी कुछ काम कर रहा है ऐसा। ठीक है। तो उन सब चीज़ों में अपना को वारंट निकलता है कि भाई कौन सी अथॉरिटी से तुम ये चीज़ कर रहे हो, वो सब चीज़। ठीक है। तो अपना ये तो अपना क्लियर हो गया 32। अब कुछ अपने छोटे मोटे आ जाते हैं, जैसे कि अपना आर्टिकल 33 आ जाता है। ठीक है। तो ये मतलब बोलता है कि इट empower the parliament to restrict the fundamental rights of the member of armed force। ठीक है। तो बोलता है कि भाई जो अपने आर्म फोर्स के जो लोग हैं उनके मतलब कुछ फंडामेंटल जो राइट है उनको हम भाई वॉयलेट कर सकते हैं, उनको मतलब कुछ फंडामेंटल राइट उनसे छीन सकते हैं हम। तो वही चीज़ इसमें लिखा है 33 में। जैसे आप आर्मी वगैरह कोई ज्वाइन करते हो तो सबसे पहले आपको मतलब बहुत सारे क्या बोलते हैं पेपर वगैरह साइन वगैरह करवाते हैं, तो उन समय मतलब ये सब चीज़ें लिखी रहती है कि आपके फंडामेंटल राइट्स मतलब सारे आपको नहीं मिलेंगे यहाँ पे ऐसा सब। ठीक है। क्लियर इतनी बात? जैसे कि अपना एक रहता है भाई राइट टू स्लीप वगैरह,
तो भाई आर्मी में ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पे युद्ध चल रहा है और तुम बोल रहे हो भाई मेरा तो भाई स्लीप का राइट है, तुम सोने नहीं दे रहे हो मेरे को, तो सोऊंगा, तो वो तो चलेगा नहीं ना। तो बस वही चीज़ है इसमें कि भाई सारे फंडामेंटल राइट्स नहीं मिल सकते तुमको, राइट टू इंटरनेट हो जाता है। तो भाई ऐसा थोड़ी बोले भाई आर्मी ऑफिसर्स को मतलब इंटरनेट यूज़ करना तो अलाउड नहीं है, मतलब कोई भी मतलब प्रोफाइल वगैरह बनाना इंस्टा पे वगैरह, ठीक है। तो आप नहीं बोल सकते कि भाई मैं तो बनाऊंगा, भाई राइट टू इंटरनेट है मेरे को। तो वही चीज़ अपना आर्टिकल 33 में बोलता है कि भाई जो आर्मी वाले वगैरह है उनके वे फंडामेंटल राइट्स को थोड़े छीना जा सकते हैं उनसे, ठीक है। क्लियर नहीं बात। फिर आ जाते हैं अपना आर्टिकल 34 पे। इट प्रोवाइड्स फॉर अ रिस्ट्रिक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स वाइल मार्शल लॉ इज़ इन फोर्स इन एनी एरिया, ठीक है। ये बोलता है कि भाई किसी एरिया में अगर मार्शल लॉ लगा है, मार्शल लॉ क्या है, ये मार्शल लॉ मतलब होता है कि जो आर्मी का जो लॉ होता है वो, कि भाई कोई एरिया में दंगे वगैरह होते हैं तो भाई सरकार ने भेज दिया आर्मी वालों को, भाई जाओ तुम संभालो वहाँ पे, तो फिर वहाँ पे तुरंत अपना मार्शल लॉ लग जाएगा, ठीक है। तो उस एरिया में फिर जब मार्शल लॉ लग जाएगा तब कोई भी मतलब जो फंडामेंटल राइट है उस पर मतलब रिस्ट्रिक्शन लग जाएंगे आपके, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। फिर अपना आखिरी फंडामेंटल राइट आ जाता है आर्टिकल नंबर 35, ठीक है। इट्स प्रोवाइड्स दैट अ पावर टू मेक अ लॉ एंड टू गिव अ इफेक्ट to the certain fundamental rights shall vest only in the parliament and not in स्टेट लेजिस्लेचर। इसमें ये 35 मतलब बस इतना बोलता है कि जो अपने जो फंडामेंटल राइट्स वगैरह है इसमें कुछ चेंज करना है, अमेंड करना है, कुछ भी करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने पार्लियामेंट में ही हो सकता है, ठीक है। कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर इसको मतलब कुछ टच भी नहीं कर सकता, ठीक है। इसमें कुछ चेंज नहीं ला सकता। तो बस इसमें वही लिखा है 35 में। तो यही पे अपने आर्टिकल सारे कंप्लीट हो जाते हैं। फिर कुछ आर्टिकल होते हैं जो कि हम फॉरेन के सिटीजन्स को भी देते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से है वो भी देख लेंगे हम, कि सम ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर ओनली अवेलेबल फॉर द इंडियन सिटीजन्स, ठीक है। तो कौन कौन से देते हैं उसकी जगह हम देख ले भाई कौन से नहीं मिलते हैं, कौन से सिर्फ इंडिया वालों को मिलते हैं, तो अपना काम बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं भाई ये जो आर्टिकल नंबर 15, 16, 19, 29 और 30 है, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने इंडियन सिटीजन्स को मिलते हैं, ठीक है। फॉरेनर सिटीजन्स को ये आर्टिकल ये मतलब राइट नहीं मिलेंगे फंडामेंटल राइट। और इसके अलावा जो भी फंडामेंटल राइट्स है वो सारे के सारे फॉरेनर लोगों को भी मिलेंगे अगर वो इंडिया में आएंगे तब, ठीक है। क्लियर इतनी बात। कौन कौन से है आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29 एंड 30, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। तो बस यही भी अपना लेक्चर समाप्त होता है। आई होप कि समझ आया होगा। अगर आया हो तो भाई लाइक कर दीजिए और बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। और भी आपके किसी फ्रेंड को ज़रूरत हो तो उनको भी शेयर कीजिए, उनको भी थोड़ा पढ़ने का मौका दीजिए, रिवीजन करने का मौका दीजिए, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।